दोस्तों पिछले एक साल में भारत से दूर जाने के बजाय रूस भारत के और भी ज्यादा नजदीक आ चुका है, जिसके तहत अब दोनों देशों के संबंध एनर्जी सेक्टर में काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। साथ ही दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशन में भी लगातार तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्योंकि रूस ने भारत का G20 में भी खुलकर समर्थन किया और SCO समिट के दौरान भी हमें रूस की तरफ से पूरा समर्थन देखने को मिला, जिसका हिसाब बराबर करते हुए अब भारत ने रूस की इकोनॉमी को बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने न कि सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया को भी हैरान कर दिया, बल्कि भारत रशियन इकोनॉमी का लाइफलाइन भी बन गया है। ऐसे में भारत के लगातार बढ़ते महत्व को देखते हुए अब रूस ये बात अच्छे से समझ चुका है कि डिफेंस के क्षेत्र में रूस को भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप और भी ज्यादा मजबूत करनी होगी, ताकि भारत जो आज रशियन इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन बनकर उभरा है, उसे अमेरिका और पश्चिमी देश अपनी तरफ ना खींच ले, जिसके तहत रूस ने डिफेंस के क्षेत्र में भारत को अब तक का सबसे बड़ा ऑफर दे दिया है, जिसने जर्मनी और साउथ कोरिया की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि रूस का यह ऑफर इन दोनों देशों के हाथों से 45,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर छीन सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भारत ने रूस को लेकर क्या कदम उठाया है, उसके बाद जानेंगे कि रूस भारत को क्या ऑफर दे रहा है। दरअसल दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एनर्जी के मामले में पिछले एक साल में भारत ने रूस पर अपना पूरा भरोसा दिखाया, जिसके तहत आज हम रूस से अपनी टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का 40 से 45% तक इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो भारत को रशियन क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार बनाता है। लेकिन अब भारत सिर्फ क्रूड ऑयल तक ही सीमित नहीं रह रहा, बल्कि हमने ऑस्ट्रेलिया को एक और बड़ा झटका देते हुए कोयला सप्लाई के मामले में रूस से सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया। बता दें कि सिर्फ कुछ महीनों पहले यानी 2022 के सितंबर महीने में ही रूस भारत को काफी तेजी से कोयला सप्लाई करना शुरू करता है और सिर्फ चंद दिनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर पहुंच जाता है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया आज तक भारत को इंडस्ट्रियल कोल का सबसे बड़ा सप्लायर हुआ करता था, आज रशिया ने उसे भी रिप्लेस कर दिया है, जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी है, क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट के मामले में भारत रूस पर काफी ज्यादा भरोसा दिखा रहा है, जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कितने समय के बावजूद भारत को रूस से काफी डिस्काउंट मिल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि क्रूड ऑयल के मामले में तो रूस ने सऊदी अरब और इराक जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि रूस की तरफ से हमें क्रूड ऑयल और कोयला जैसे एनर्जी प्रोडक्ट पर इतना डिस्काउंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज रूस पर लगे ग्लोबल प्राइस कैप और प्रतिबंधों की वजह से ज्यादा कस्टमर मौजूद नहीं है। ऐसे में भारत जितने बड़े देश का अपने अधिकतर एनर्जी प्रोडक्ट रूस से इंपोर्ट करना रशियन इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन साबित हुआ, जिसे बचाने के लिए वह हमें इतना डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन क्या हमें ये डिस्काउंट तब भी मिलेगा जब हालात सामान्य हो जाएंगे या फिर नहीं, ये काफी सोचने वाली बात है। हालांकि जहां एक तरफ भारत ने कोयला इंपोर्ट के मामले में रूस को अपने सबसे बड़े सप्लायर बनने का मौका दिया है, वहीं पर दूसरी तरफ अब रूस भारत को एक ऐसा ऑफर दे रहा है जिसने जर्मनी और साउथ कोरिया की धड़कनें तेज कर दी है। दरअसल रूस ने भारत की प्रोजेक्ट 75I सबमरीन की रिक्वायरमेंट को समझते हुए अब अपनी अमूर क्लास सबमरीन के पुराने ऑफर को अपग्रेड किया और ये बात साफ कर दी है कि अगर भारत चाहे तो हम इस सबमरीन में अपनी कई स्वदेशी सिस्टम इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसमें DRDO द्वारा विकसित AIP सिस्टम भी शामिल होगा। साथ ही रूस भारत को ये भी ऑफर दे रहा है कि वह इस सबमरीन में स्वदेशीकरण की दर को 70 से लेकर 80% तक कर सकता है। मतलब अगर भारत अपने टेंडर या फिर एक G2G डील के तहत रूस से 6 अमूर क्लास की सबमरीन खरीदने का फैसला करता है, तो हम इन पनडुब्बियों को भारत में स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर कर सकेंगे और इनमें लगने वाले 80% तक कंपोनेंट भारतीय होंगे, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि भारत हमेशा से ही चाहता है कि हम जिस भी सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल करें उसमें अधिकतर टेक्नोलॉजी और सिस्टम भारतीय हो, ताकि उनके अपग्रेड और मेंटेनेंस को लेकर हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े, क्योंकि दूसरे देशों पर निर्भरता मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। साथ ही रूस के इस ऑफर ने जर्मनी और साउथ कोरिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये दोनों देश प्रोजेक्ट 75I टेंडर में शामिल थे और इनके सबमरीन टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारतीय नौसेना को काफी प्रभावित कर रहे थे। लेकिन लाइबिलिटी क्लोज और कई दूसरे कंडीशन की वजह से इन दोनों ही देशों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। वहीं पर टेंडर से बाहर जाकर जर्मनी और साउथ कोरिया ने भारत को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने का ऑफर दिया, जिस पर भारत काफी गंभीरता से विचार कर रहा था, क्योंकि अगर हम अभी नई पनडुब्बी को बनाना शुरू करेंगे तो आगे जाकर हमारी सबमरीन फ्लीट चीन के मुकाबले काफी कमजोर हो सकती है। ऐसे में अब अचानक से सामने आए रूस के ऑफर ने जर्मनी और साउथ कोरिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अब भारत के पास ऑप्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग बन गया है कि आखिर भारत अपनी इन 6 डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल सबमरीन की रिक्वायरमेंट किस देश के साथ मिलकर पूरा करता है। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से सबमरीन डील के लिए भारत को रूस, साउथ कोरिया और जर्मनी में से किस देश को चुनना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।
साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।